नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लिखा पत्र, कहा इस बार दूर दराज के क्षेत्रों में भी जल रहे हैं दीप। ऑपरेशन सिंदूर में अन्याय का बदला लिया, नक्सलवाद को भी जड़ से मिटा दिया गया। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस को बताया देश की आंतरिक रक्षा का मजबूत पिलर। चुनावी विज्ञापन पर निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन प्रिंट विज्ञापनों के लिए भी पहले से सर्टिफिकेशन अनिवार्य। दिल्ली और एनसीआर की हवा हुई और खराब। हवा का स्तर बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंचा। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। और एनएससीबीएसई में आज होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। 1 घंटे के लिए खुलेंगे शेयर बाजार। दोपहर 2:45 बजे से 2:45 बजे तक आपके लिए निवेश का विकल्प होगा। इन सभी खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर पुलिस कर्मियों के साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिसकर्मियों के साहस को सलाम करते हैं और कर्तव्य पथ पर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट और आवश्यकता के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीन के सैनिकों द्वारा किए गए एक हमले में भारत के 10 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने संयुक्त परेड भी की। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 22 से 23 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पुलिस जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना और जवानों की वजह से ही देश की सुरक्षा सुदृढ़ है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना। एक तरफ अपराध रोकना लॉ की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित इलाकों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पुलिस बल के साहस और बहादुरी से ही नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर साहसी पुलिसकर्मियों की वीरता और निष्ठा की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एंड कोट, पुलिस स्मृति दिवस पर सभी
पुलिसकर्मियों को हार्दिक बधाई। प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में हमारे बलों ने अपराधों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों को विफल करके तथा अनुकरणीय साहस और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके गौरव की बात लिखी है। देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 147 महिला और 1248 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के पहले चुनाव आयोग ने चुनावी विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या फिर संगठन मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा जब तक उस विज्ञापन की पूर्व स्वीकृति राज्य या फिर जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से प्राप्त न हो। बिहार में पहले चरण के लिए 5-6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 10-11 नवंबर 2025 को ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। अब बिहार चुनाव को लेकर के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण का नामांकन खत्म हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण के लिए नाम वापसी पूरी होने पर महागठबंधन में तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन अब भी यहां पर विवाद बरकरार है। बिहार में दूसरे चरण का नामांकन खत्म होने के साथ ही पहले चरण के लिए नाम वापसी का काम पूरा हो गया, लेकिन महागठबंधन में ना तो सीटों का बंटवारा पूरा हुआ और न महारार खत्म हो पाई। आरजेडी ने 143 नामों की सूची जारी कर अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आरजेडी की सूची के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच 5 सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है। ये तब है जब आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीधे टकराव वाली 5 सीटों में नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज, वैशाली शामिल हैं। ये सभी सीटें महागठबंधन की रणनीति के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि इन सीटों पर वोटों के बंटवारे का सीधा लाभ एनडीए खेमे को मिल सकता है। केवल आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस का टकराव वामपंथी दल सीपीआई से भी दिख रहा है। गठबंधन के 2 सहयोगी दल कम से कम 4 सीटों पर आमने सामने हैं। इनमें बछवाड़ा, रोसड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ की सीट शामिल है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस ने भी 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने भी 5 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। महागठबंधन में जारी सिरफुटौल पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है। अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। महागठबंधन में जारी तकरार पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने उम्मीदवारों के नामांकन के मामले में गठबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला लेने का आह्वान किया है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। तो जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से उनका अहंकार और जो उनके बड़बोले दावे हैं, उसकी कचूमर साथी दलों ने निकाल दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए नाम वापस लेने का काम पूरा हो गया है। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी सोमवार को पूरी हो गई। इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो मधुरेश नारायण इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। मधुरेश, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी जो राज्य है, राज्य में माहौल चुनाव का किस तरह से आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, अब जबकि मेरे ख्याल से जो नामांकन की प्रक्रिया दूसरे चरण के लिए भी पूरी हो चुकी है। हाँ, देखिए, नामांकन की प्रक्रिया तो कल शाम 3 बजे खत्म हो गई है और अब जो है वो स्क्रूटनी का काम चल रहा है दूसरे चरण के लिए। और दूसरी तरफ महागठबंधन में जो सिर्फ फटोल चल रहा था वो अभी भी बरकरार है। लगभग 1 दर्जन ऐसी सीट है जिस पर महागठबंधन के जो साथी हैं वो फ्रेंडली फाइट में नजर आ रहे हैं। और लगातार ये जो स्थिति है वो महागठबंधन में शुरू से बनी हुई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी काफी देर से तय हुआ। दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो आज, चूंकि कल दिवाली खत्म हो गई है और आज से जो एनडीए है उनमें इनके चुनाव प्रचार की शुरुआत हो रही है, आगाज कर रही है एनडीए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद लगातार बैक टू बैक वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 24 तारीख को बिहार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। वो समस्तीपुर और सारण 2 जगह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार जो एनडीए है वो ग्राउंड पे जनसंपर्क बना रही है, तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ महागठबंधन है, ये अपने ही मसलों को क्लियर नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में तो एनडीए महागठबंधन से एक कदम आगे दिख रही है। जी मधुरेश, अगर मुद्दों की बात करें तो दोनों ही पक्षों की तरफ से वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के उनको लगता है कि वो जनता के बीच जा सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी जीत का दावा कर सकते हैं? अगर आप दोनों ही पक्षों की बात करें जिनमें मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। देखिए, जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो महागठबंधन विकास को लेकर के जनता के बीच जा रहा है। इसके अलावा उच्च शिक्षा और हेल्थ को लेकर के भी जनता के बीच जा रहा है कि जनता उनके मुद्दों में ये शामिल है। इसके अलग अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का बिहार में 20 साल तक शासन रहा है, तो वो एनडीए 20 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड को, जो उन्होंने काम किया है, उसको लेकर के जनता के बीच जा रही है। दूसरी तरफ अभी वर्तमान स्थिति में एक मुद्दा ये भी बन गया है कि महागठबंधन में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं दिख रही है। तब एनडीए के जो भी नेता हैं वो लगातार इस चीज को लेकर के भी जनता के बीच जा रहे हैं कि जिस महागठबंधन में जो आपस में समन्वय नहीं है, खुद की स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्टेबल सरकार कैसे बनाएंगे। और वो लगातार ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए स्टेबल है और बिहार में स्टेबल सरकार बनने से क्या फायदा होगा। जी, और अब अगर तैयारियों की बात की जाए तो चुनाव आयोग किस तरह से इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए तैयार नजर आता है? जो जमीन पर तैयारियां आपको क्या नजर आ रही हैं चुनाव की? देखिए, प्रशासनिक स्तर पे बात की जाए तो चुनाव आयोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ईवीएम का रैंडमाइजेशन भी हो चुका है। इसके अलावा भी जो कुछ भी जरूरी प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए जो सुरक्षा बल थे उनको वो बुला लिए गए हैं, कुछ और पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव की तैयारी को लेकर के चुनाव आयोग है वो हर तरीके से तैयार दिख रहा है। शुरू से ही अगर बात करें, चाहे वो एसआईआर की बात करें, एसआईआर के बाद जो प्रशासनिक स्तर पे तैयारी है उसकी बात करें, या फिर चुनाव कंडक्ट कराने के लिए मतदाताओं को परेशानी ना हो, इसलिए नंबर ऑफ जो पोलिंग स्टेशन है उनको इंक्रीज करने के लिए बात की जाए, या फिर जो नए नवाचार, जैसा कि ज्ञानेश कुमार ने बताया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में 17 नए नवाचार को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर वो बिहार चुनाव में सक्सेसफुल होते हैं तो वो पूरे देश के लिए नजीर होगी और उसके बाद फिर वो पूरे देश में लागू की जाएगी। तो इस लहजे से भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कितने माइन्यूट लेवल पे जो चुनाव आयोग है वो लगातार तैयारियां कर रहा है। हर एक पिन पॉइंट पर चुनाव आयोग काम कर रहा है ताकि जो मतदान है वो फेयर हो और मतदाता को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना हो। जी, मधुरेश नारायण, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, पटना से जुड़ने के लिए इस खास बुलेटिन में। शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर से स्वागत है आपका। देश भर में सूर्योपासना के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। घर आंगनों की सफाई के साथ ही घाटों को भी सजाया जा रहा है। लोग बांस की डलिया, सूप, ठेकुआ और मौसमी फलों की तैयारियों में व्यस्त हैं, जबकि घाटों पर रोशनी और सफाई का काम चल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व नहाय खाए से शुरू होकर के खरना और फिर सूर्यास्त और सूर्योदय के अर्घ के साथ ही संपन्न होता है। व्रती महिलाएं इन दिनों निर्जला उपवास रखती हैं और अपने परिवार के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। गुड़, नारियल, केला और बांस की डलिया से सजे ठेले त्यौहार की खुशबू बिखेरना शुरू कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां अपने चरम पर हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तैयारियों का औचक निरीक्षण भी कर रही हैं। और छठ पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं। इस दौरान ट्रेनों में भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में छठ पर घर जा रहे लोगों की सेवा में भारत सरकार लग गई है। भारतीय रेलवे त्यौहार के मौके पर 12,000 विशेष ट्रेन चला रहा है। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए 12 लाख से ज़्यादा रेलवे कर्मचारी 24 घंटे समर्पित रहते हुए काम कर रहे हैं। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और हर स्थिति की समीक्षा की। विशेष ट्रेनों में अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की है। त्योहारों के दौरान रेलवे ने अतिरिक्त टिकट काउंटर्स भी बनाए हैं। इसके साथ ही पेयजल के अलावा यात्री प्रबंधन को भी सुव्यवस्थित रखा गया है। और रेलवे की पिछले 1.5 महीने की तैयारियों का असर अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। त्योहारों के सीजन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद संचालन सुचारू रूप से बना हुआ है। 1 से 19 अक्टूबर के बीच रेलवे ने लगभग 1 करोड़ यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया। स्टेशन पर साफ सफाई, यात्री सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और सेवा भावना से यात्रियों को सहज अनुभव मिल रहा है। दीपावली की अगली सुबह रेलवे की तैयारियों का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जायजा लिया संवाददाता निशांत राय ने। त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने इस बार इतिहास रच दिया है। दरअसल 1 तारीख से 19 तारीख तक रेलवे ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और जिस तरीके से रेलवे काम कर रहा है इससे यात्रियों को भी काफी सुविधा नजर आई। अगर बात की जाए इस पूरे त्योहारी सीजन की तो 1 से 19 तक जहां रेलवे ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और 2 नवंबर तक कुछ इसी तरीके से रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रहा है। वहीं नॉर्दर्न रेलवे की बात की जाए तो यहां से 4700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इस समय मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं जहां पर आपको होल्डिंग एरिया की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। होल्डिंग एरिया इस समय खाली है क्योंकि तमाम यात्री जो छठ के लिए अगर बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फिलहाल कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है, जिसका बड़ा कारण है कि रेलवे के द्वारा ये प्रैक्टिस पिछले 1.5 महीने से की जा रही थी, जिसका असर ये हो रहा है कि यात्रियों को पूरी तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं और वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच रहे हैं। लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ नजर आती थी त्योहारों के सीजन में अब वो कम आने लगी है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय रेलवे स्वच्छता और लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 चला रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसी के तहत कुट्टीपुरम रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक इस विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 में हिस्सा लिया और स्वच्छता का संदेश फैलाया। बच्चों ने बेहतर कल के लिए सभी को कूड़ा कचरा न फैलाने की आदत अपनाने के लिए प्रेरित किया है। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। पीएम ने पत्र में लिखा, मेरे प्यारे देशवासियों, ऊर्जा और उमंग से भरी दीपावली के इस पावन पर्व पर सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की भी सीख देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया।
देश के अनेक जिलों में दूरदराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को अब जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों में हमने देखा है कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए। उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की कम दरें लागू हुई हैं। जीएसटी बचत उत्सव में देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रमुख दायित्व है हम अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें कि यह स्वदेशी है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाएं। हम हर भाषा का सम्मान करें। हम स्वच्छता का पालन करें। हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करें और योग को अपनाएं। ये सारे प्रयास हमें और गति से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। दीपावली हमें यह भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। इसी भावना से हमें भी इस दीपावली पर अपने समाज में अपने आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाने हैं। एक बार फिर से आपको दीप पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देखते रहिए टीटी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। स्वागत है आपका। आप सभी देख रहे हैं समाचार और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिवाली के दिन दिल्ली और NCR की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर के गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुका है। कई सालों बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ज़्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। ताज़ा आंकड़ों में वजीरपुर में AQI 408, जहांगीरपुरी में 404, आनंद विहार में 352, द्वारका सेक्टर 8 में 333, मुंडका में 357, अशोक विहार में 386, RK पुरम में 369 माफ कीजिएगा दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने रविवार को ही ग्रैप के स्टेज 2 को सक्रिय कर दिया था। दिवाली के जश्न ने एक और लोगों की खुशियां को तो बढ़ाया, लेकिन वायु गुणवत्ता पर इसका असर देखने को मिल रहा है। मानकों के अनुसार अगर AQI 0 से 50 के बीच है तो हवा अच्छी है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 400 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में मानी जाती है। मोहित शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से ज़्यादा जानकारी के लिए। मोहित, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो यही कि अगर हम पिछले वर्षों से तुलना करें मोहित, तो इस बार की दिवाली के बाद में पॉल्यूशन का स्तर पूरी दिल्ली NCR में किस तरह का नजर आ रहा है?
स्तर है हर बार की तरह इस बार भी बढ़ा हुआ है। तो मसलन हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो रही है तो ऐसा कहना भी बेमानी होगी, क्योंकि ऐसी तस्वीर हर बार निकलती ही है और 300 से 400 के बीच में दिल्ली के अलग अलग इलाकों का पॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। मसलन आप वजीरपुर की बात कीजिए, आप जहांगीरपुरी की बात कीजिए, मुल्का की बात कीजिए, रिठाला की बात कीजिए या दिल्ली एनसीआर में किसी भी क्षेत्र की आप बात करेंगे, एनसीआर का भी हालात जो है वो कमोवेश ऐसे ही है। लेकिन क्या है, इन सबों के बीच में दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान लागू किया है, यानी कि 7 जो थीम है 25 पॉइंट है, 30 रियल जो एजेंसियां हैं, 30 ग्राउंड पर काम करने वाली एजेंसियां, और आप समझिए कि रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब मिलाकर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत आते हैं। इस बाबत आप समझिए सचिवालय में लगातार पिछले कई महीनों से मीटिंग चल रही थी, जिसका परिणाम भी अब आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इन सबों के बीच में ग्रेड 2 भी लागू किया गया है। तो ऐसे में मैं पहले ही बता चुका हूं, मतलब आपसे थोड़ी देर पहले भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि दिल्ली में सब कुछ अपना नहीं है। दिल्ली में पीपीपी मॉडल लागू हो चुका है, यानी कि पराली, पोल्यूशन, पंजाब और पटाखे, ये सारी ऐसी चीजें हैं, ये मिलकर दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ाती है। यही वजह है कि कल पूरे देश ने दिवाली मनाई, लेकिन आज पोल्यूशन दिवाली मना रहा है। वो कह रहा साहब हमारा भी हक है, मुझे भी मनाने दीजिए, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि नहीं, पोल्यूशन पर लगाम लगानी है, क्योंकि जहां बाधा और व्यवधान है वही समस्या और समाधान है। तो समाधान तो निकालना पड़ेगा, और समाधान कैसे निकाला जाएगा? 30 रियल टाइम एजेंसियां, यानी कि ग्राउंड पर मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, 30 से ज्यादा एजेंसियां, 7 थीम, 25 पॉइंट, ये सारी चीजें आखिरकार दिल्ली सरकार क्यों कर रही है? और इससे सबसे जो बात है वो है क्लाउड सीडिंग की, यानी कि कृत्रिम वर्षा की भी तैयारी हो रही है कुछ जगह पर। आने वाले दिनों में आपको IIT कानपुर के साथ इसके लिए मुझे खूब याद है, जब दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने शपथ ली थी, खासतौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने जब शपथ ली थी पर्यावरण मंत्री के तौर पर, तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मोहित हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको दिल्ली के कुछ इलाकों में कृत्रिम वर्षा देखने को मिलेगी। ट्रायल अगर सफल रहता है तो आप यकीनन मानिए कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में ऐसी कृत्रिम वर्षा होगी, क्योंकि दिल्ली को पॉल्यूशन से निजात दिलाना है। ग्रेड 2 लागू है, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आप दिल्ली में जो ऐसी साइट है, इंडस्ट्रियल साइट हो गई, कमर्शियल साइट हो गई या फिर रेजिडेंशियल साइट हो गई, वहां पर आप जेनसेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन कोई अगर बहुत जरूरी इकाई से जुड़ी हुई चीजें हैं तो वहां पर आप जेनसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी तमाम चीजों का कड़ाई से पालन भी हो रहा है। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकल्स हो गए या ऑटो स्वीपिंग मशीनें हो गई, इसके अलावा मैनुअल जो स्वीपिंग हो गई, इन सभी चीजों को कड़ाई से यहाँ पर इनका पालन किया जा रहा है। इसके अलावा आप समझिए कि पैच वर्क दिल्ली में बहुत ज्यादा हुआ है। मेरी मौजूदगी इस समय अक्षरधाम पर है। ये रोड कभी बहुत यहाँ पर इसमें गड्ढे हुआ करते थे, टूटी हुआ करती थी, लेकिन पहले की सरकारों ने क्या करा है, सिर्फ सारा काम कागजों में हुआ है। यानी कि मंत्रियों के आने से पहले वहां पर वाटर स्प्रिंकल चला दिए जाते थे, एंटी स्मोक गनें चला दी जाती थी और एक्यूआई नाप लिया जाता था और कहते कि साहब दिल्ली सरकार ने काम अच्छा किया। लेकिन अब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, सरकार चेंज हुआ है और सरकार चेंज होने के साथ ही इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। नई सरकार है। आप समझिए कि इस समय राजधानी दिल्ली में मैं तो कहूंगा डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है और जमीन पर काम देखने को मिल रहा है। मोहित, थोड़ा सा यमुना की भी बात करें तो हमने देखा है छठ के मौके पर जब आसपास दिवाली के बहुत सारे लोग जो कि बिहार से यहाँ पर रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, वो जब यमुना में जाते थे तो बहुत बड़े बड़े झाग उनको देखने को मिलते थे। बहुत सारी तस्वीरें हमें याद आती हैं। क्या वहाँ की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है इस बार? कैसी तैयारियाँ हैं वहाँ पर? बिल्कुल अजय जी, बहुत वाजिब सवाल है। अभी तक यमुना मैया अपनी बदहाली पर रोती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि यमुना के घाट पर अभी सुबह ही मैंने वहां पर विजिट किया। वहां पर अस्थाई घाट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं, उनका निर्माण जोर शोर से चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है। आप समझिए चाहे वो पल्ला घाट हो, आप समझिए पल्ला से लगाकर कालिंदी कुंज तक का ये जो इलाका 40-42 किलोमीटर का जो पैच है, हर एक जगह पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने, उनके साथ में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा समेत तमाम आला अधिकारी अब से लगभग 20 दिन पहले उन्होंने बोट के माध्यम से हर एक घाट का निरीक्षण किया था। तो चाहे वो पल्ला घाट हो, कालिंदी कुंज का घाट हो, ITO का घाट हो, वासुदेव घाट हो, सभी घाटों पर छठ के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। और आप समझिए कि वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, शौचालयों की व्यवस्था हो गई और अस्थाई घाट है, अगर यानी कि किसी को अगर अस्थाई घाट में पूजा करनी है तो आप वहां कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को बहते हुए जल में अगर अर्घ देना है, क्योंकि हमेशा जो यूपी बिहार के लोग हैं कहते हैं कि मान्यता के साथ साथ ये धर्म और कर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा त्योहार है।
है, क्योंकि छठ एक ऐसा त्योहार है जिससे हमारी आस्था जुड़ी है, छठ वो त्योहार है जिससे हमारी उम्मीद जुड़ी है, छठ वो त्योहार है जो हमें सौहार्द और भाईचारा सिखाता है, और छठ वो त्योहार है जो उगते और डूबते दोनों सूरज को अर्घ देना सिखाता है। तो ऐसे त्योहार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तो अपने सारे वादे कम से कम पूरे ही कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी ने कहा था कि जब हम दिल्ली में आएंगे 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद बीजेपी जब दिल्ली की हुकूमत में पहुंची है तो फिर आप काम भी जोर शोरों से हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो पैच वर्क है, रोडों का कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो बहुत तेजी से हुआ है, पर्यावरण के तमाम पैमानों पर बहुत तेजी से काम हुआ है। इसके अलावा जो छठ घाटों का निर्माण है बहुत तेजी से हुआ है। 16 तारीख को ही आप समझिए कि सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें खुद दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री बैठते हैं। इसके अलावा खुद सीएम ने वासुदेव घाट का भी कुछ ही दिन पहले निरीक्षण किया है। सुबह मैं भी आईटीओ घाट पर पहुंचकर वहां पर मैंने चीजों को देखा, और सबसे बड़ी बात है कि जो यमुना में आपको सफेद सफेद झाग दिखता था वो तो कम से कम इस बार अजय जी नहीं है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, राजनीति के चश्मे से आप देखेंगे तो आप देखते रहिए, आपको दिखाई पड़ेगा झाग, लेकिन कम से कम इस बार वो अगर आम आदमी वहां पर पहुंचेगा तो आपको वो झाग नहीं दिखाई पड़ेगा। यही वजह है कि सीएम ने साफ साफ निर्देश दिया है कि आप यमुना की साफ सफाई बेहतर तरीके से करिए। वहां पर आज सुबह भी वहां पर आप समझिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, क्रेन के माध्यम से घाटों का अभी भी निर्माण वहां पर अस्थायी तौर पर कराया जा रहा है। यानी कि इस बार पहले की तरह नहीं होगा कि आर्टिफिशियल सरकारें आर्टिफिशियल घाट का निर्माण करके और वहां पर चीजें करवा देती थी। इस बार मुकम्मल चीजें हुई हैं, ग्राउंड पे चीजें हुई हैं, सतही चीजें हुई हैं, समतलीकरण हुआ है, और सबसे बड़ी बात है आपको सौगात मिलने जा रही है उस घाट की जिसका हर किसी को इंतजार था। तो अब बस 2-4 दिन की बात हो रहा है, आप इंतजार कीजिए और आपको वो तस्वीर देखने को मिलेगी जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी मोहित, थोड़ा सा एक बार आपसे और भी समझना चाहेंगे, ग्रैब 2 को लेकर के आपने चर्चा की थी कि किस तरह से सरकार ने उन सभी मेजर्स को लागू किया है जो कि मदद करते हैं प्रदूषण को कंट्रोल रखने में। ऐसे में जो नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस प्रदूषण के स्तर को कम करने में तो अपना सहयोग दें। क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए बच्चों के लिए, आम नागरिक को इस पूरे प्रदूषण के बढ़ते माहौल में? क्योंकि जब भी सर्दियां आती हैं ये परेशानियां हम दिल्ली में अक्सर देखते हैं। अक्सर बार बार ये कहा जाता है कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम आता है, तो एक नागरिक के तौर पर हम लोगों के कर्तव्य और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि अगर हम खुले में जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां AQI का लेवल बहुत गंभीर श्रेणी में है, तो हमें मसलन अपने चेहरे को ढककर रखना चाहिए। और आप समझिए अजय जी, जब ये और ज़्यादा गंभीर स्थिति में पहुंचता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, अगर पहुंचता है तो हमें और आपको भी चेहरा ढक कर ही निकलना पड़ेगा। और आप समझिए जैसे ही वैसे जो डॉक्टर हैं वो ये एहतियातन ये कहते हैं कि N95 मास्क का इस्तेमाल तो आपको तभी शुरू कर देना चाहिए जब ग्रैब 1 की पाबंदियां लागू होती हैं। यानी कि धीरे धीरे आते आते ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 तक जब अलग अलग चरणों में इस तरीके की चीज़ें पहुंचती हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का पे पाबंदियां भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। पल्मोनरी डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, चाहे वो अरेबल की OPD हो, सफदरजंग की OPD हो, या इसके अलावा एम्स की OPD हो, हर तरफ पल्मोनरी डिपार्टमेंट पूरा का पूरा फुल चल रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आप समझिए COPD हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गई, अस्थमा हो गई, यहाँ इस समस्याओं से जूझ रहे हुए मरीज बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे थे। तो एहतियातन हमें मुंह कवर करके रखना पड़ेगा, अपना चेहरा ढक के रखना पड़ेगा। आपको जो दूसरी तमाम दवाएं हैं जैसे मोंटेलोकास्ट, लेवोसिट्राजिन, जिसको आप मोंटेरेल्सी के नाम से जानते हैं, इस तरीके की दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर अधिकतर केसेस में करते हैं कि जिससे आपको एंटी एलर्जिक चीज़ों से आपको बचना पड़े या आप अपना बचाव कर सकें। इसके अलावा दूसरी और भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप समझिए कि ये मौसम ऐसा होता है, ये अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का खड़ी करता है, क्योंकि उस समय ये एक ट्रिगर के तौर पर काम करता है। आप बाहर निकले, इस तरीके की डिसीज़ आपको पकड़ लेती है तो आपको। और दूसरी बात ये है कि सर्दियाँ जैसे जैसे दस्तक देगी, क्योंकि दिवाली के जाते ही अगर प्रवेश होता है तो वो गुलाबी ठंड शुरू हो जाती है अक्टूबर-नवंबर में। हालांकि आप दिल्ली के माध्यम से कह सकते हैं कि वो गुलाबी ठंड यहाँ पे आपको देर में, पोल्यूशन के चक्कर में देर में यहाँ पर प्रवेश करती है, लेकिन आप दूसरी जगहों पर जाते हैं तो आपको गुलाबी ठंड का जब एहसास होने लगता है तो यकीनन आपको बहुत सारे एहतियातन कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में अगर आप हैं तो आप कम से कम नवंबर-दिसंबर के महीने में लकड़ी, कोयले या इसकी जो तपिश है या इससे हम जो आग सेकते हैं, इसका इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक गैस चैम्बर जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो आप पॉल्यूशन के लेवल पर आपको हर पैमाने पर खुद भी हमें एहतियातन कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कारपूलिंग। आपको याद होगा कि
दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने पहले के समय में क्या करा था, ऑड इवन का फार्मूला लेकर आई थी, उस पर हालांकि बाद में मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों पे किरकिरी भी हुई थी। तो ऑड इवन की बात हो, इन सारी चीज़ों पर हमें बहुत सारी गंभीरता से सरकारें सोचती हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ प्रयास हमारे भी रहने चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्वयं से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। मोहित, धन्यवाद। आप अपना भी ख्याल रखिए। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। वहीं आगरा शहर के हवा में जो प्रदूषण के कण हैं और धुएं की मात्रा ज़्यादा होने से ताजमहल पर भी कोहरे जैसी परत दिखाई। इसकी वजह से ताजमहल देखने आए पर्यटकों को सुंदर दृश्य का आनंद लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। पर्यटकों ने बताया कि उन्हें स्मारक की साफ और स्पष्ट छवि देखने की उम्मीद थी, लेकिन धुआं और प्रदूषण की वजह से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। शेयर बाजार आज बंद है, लेकिन विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग दीपावली के असर पर आज की जाएगी। विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार 1 घंटे के लिए खोला जाएगा। आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन होता है दिवाली के दिन, लेकिन महाराष्ट्र में 20 की बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से आज मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग का मौका आपको मिलेगा। NSE और BSE में दोपहर 2:45 बजे और 2:45 बजे के बीच में आप 1 घंटे के लिए इस विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑस्पिशियस बाइंग के लिए इस मुहूर्त ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। कई इलाकों में नए वर्ष की शुरुआत के तौर पर भी दीपावली के पर्व को देखा जाता है। परंपरागत मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले सोमवार को शेयर बाजार में उत्साह का माहौल बना रहा। सोमवार को शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में सोमवार रात को भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच को शुरू कर दिया है। अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि दुकानों में आग लगने की सूचना मिलते ही 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी फायर स्टेशंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है और अतिरिक्त गाड़ियां भी बुला ली गई। हॉस्पिटल के बाद दुकानों में आ गए, तुरंत हमने तो भीमनगर से 2 गाड़ियां निकाल दी। बाकी जितने भी हमारे स्टैंड बाई फायर स्टेशन है सभी से गाड़ियां रास्ते में चली हुई है। 8-10 स्टेशनों की सभी गाड़ियां बुला। हिमाचल प्रदेश के कसौल में बीती रात एक होटल में भीषण आग लग गई, जिससे होटल का ऊपरी मंजिल का जो इलाका है पूरी तरह से जल करके खाक हो गया। आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और दमकल विभाग की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद होटल के ऊपरी मंजिल पर जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। कुल्लू जिले में कसौल में स्थित इस होटल की दिवाली रात आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छी खबर यह है कि किसी के भी घायल या फिर जान होने की खबर नहीं मिली। और अब बात GST बचत उत्सव की। केंद्र सरकार द्वारा GST दरों में कमी करने को लेकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि GST स्लैब में कटौती से बाजारों में काफ़ी अच्छी तेजी आई। उन्होंने कहा कि PM मोदी के इस फैसले से देश इस साल दोहरी दिवाली मना रहा है। GST के स्लैब को कम करना और कंज्यूमर के सारे कंज्यूमेबल आइटम्स पे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे GST को कम करने ने मार्केट को एक जबरदस्त उछाल दिया है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में 20 लाख करोड़ रुपए की सेल्स जो है वो एडिशनल इस साल में होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से निश्चित रूप से देश ने डबल दिवाली इस बार मनाई है। फैसला होने के बाद से लेकर के नवरात्रि से लेकर के दिवाली के अवसर पर जिस तरह से मार्केट ने बूम देखा है, जब सेल्स बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से उसके कारण से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट नीचे तक जाता है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी उपभोक्ताओं की तरफ से बहुत सारा अभिनंदन। केंद्र सरकार के GST सुधारों का असर त्योहारी मौसम में बाजारों पर दिख रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के सुरेंद्रनगर में GST में राहत मिलने से बाइक और रेडीमेड कपड़ों के बाजारों में रौनक दिखाई दी। दीपावली के अवसर पर लोग खरीदारी के लिए उमड़े, जिसका व्यापारियों को भी फायदा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि GST कम होने से ग्राहकों में खरीदारी का उत्साह बढ़ा है।
नरेंद्र मोदी साहब ने जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स किए हैं उससे कस्टमर्स और व्यापारी वर्ग दोनों में हम देख सकते हैं कि बहुत ही मुनाफा हुआ है। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा खरीदी कर रहे हैं अभी मार्केट में। इससे हमारी मेक इन इंडिया को एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला है। हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कस्टमर्स मेक इन इंडिया की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं और इससे हमारे इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत फ्यूचर में लाभ हो सकता है। जिन जीएसटी रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो जीएसटी की दरों में कटौती की गई है उससे मैं मानता हूं कि देश के सभी वर्गों के लोग, चाहे वो व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, कृषि हो या महिलाएं हो जो घरों का संचालन करती हैं, सबको एक बहुत बड़ी राहत इस दिवाली के त्यौहार पर माननीय वड़ा प्रधान जी द्वारा दी गई है। और इससे न सिर्फ जन सामान्य के हाथों में एक इनकम की बचत होगी, बट मैं मानता हूं कि इससे जो घरेलू उत्पादन है उसकी डिमांड में वृद्धि होगी। सरकार ने जीएसटी का जो फायदा दिया है उसमें 5,000 से लेकर 15,000 तक का जो फायदा कस्टमर को मिल रहा है, तो वही फायदा कस्टमर उठाने के लिए आ रहा है। कुछ गाड़ियों तो प्रीमियम में ऐसा है कि 25,000 तक फायदा मिल रहा है ड्यू टू जीएसटी। तो इसीलिए सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम व्यापारी लोग और यहाँ के मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत खुशी का अवसर है ये। मेरा जो पूरा नेटवर्क है हीरो का, उसमें आज कम से कम हम 500 से ज़्यादा व्हीकल डिलीवर करने वाले हैं। तमिलनाडु में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं थूथुकुडी में सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह से बाधित है। आम लोगों को आवाजाही की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 24 घंटे तक देश के राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जाने माने अभिनेता और निर्देशक असरानी का निधन हो गया है। असरानी पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की वजह से मुंबई के जुहू स्थित एक अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे उनका निधन हुआ। असरानी 84 वर्ष के थे। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और उनका जन्म साल 1941 में जयपुर में हुआ था। मशहूर फिल्म शोले से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और कॉमेडी के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम बनाया। अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं कोट करता हूँ, श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। वह एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और बहुमुखी कलाकार थे। उन्होंने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया। खासकर उन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय से अनगिनत लोगों के जीवन में आनंद और हंसी का संचार किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रख्यात अभिनेता असरानी जी का निधन अत्यंत दुखद है। असरानी जी ने जीवन भर भारतीय सिनेमा में योगदान दिया और लोगों को हंसाकर लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज़ाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया है। एक्स पर उन्होंने लिखा, आज़ाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और INA के वीर सेनानियों को नमन। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्रांतिकारियों के मन में ये विश्वास प्रबल किया कि अपनी सेना और सैन्य अभियानों के बल पर देशवासी स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। नेताजी के नेतृत्व में वर्ष 1943 में ही अंडमान और निकोबार में तिरंगा फहराकर भारत की आज़ादी की घोषणा करने वाले INA के सेनानी अनंत काल तक राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। ये जापान की संसद के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पहली बार किसी महिला प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण अब वो करेंगी और जापान के सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता साने ताकाइची ने निचले सदन में हुए मतदान में जीत हासिल की है और इसी के साथ उनका जापान का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही साने ताकाइची जापान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और जापान के इस ऐतिहासिक दिन पर पीएम मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, साने ताकाइची जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई। मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। हमारे गहरे होते संबंध हिंद प्रशांत और शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन रूस संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन जीत भी सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता नहीं कि वो जीत पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना यूक्रेन के लिए इस संघर्ष में जीत हासिल करना उन्हें मुश्किल लग रहा है। सूत्रों के हवाले से इससे पहले भी ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में रूस की शर्तों को मान लेने का दबाव डाला था। व्हाइट हाउस की ओर से जारी वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं युद्ध एक बहुत ही अजीब चीज़ है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को समाप्त करने की कड़ी चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमास अगर इजराइल के साथ गाजा समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे समाप्त ही कर दिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो रही हैं और अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। बता दें कि उपराष्ट्रपति JD वेंस इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करने के लिए इजराइल रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि यह दौरा क्षेत्र में शांति बनाए रखने और समझौते को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने द्विपक्षीय बैठक के बाद महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है और अमेरिका इसे कम करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप और एंथनी अल्बनीज द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के तहत दोनों देशों ने अगले 6 महीनों में खनन और प्रसंस्करण परियोजनाओं में कम से कम $1 अरब के निवेश करने और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का वायदा किया है। दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंपनियों में से एक अमेजॉन वेब सर्विसेज की सेवाएं दोबारा सामान्य रूप से चालू हो गई हैं। सोमवार को एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हजारों वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स घंटों तक ठप पड़े रहे। तकरीबन 8 घंटे तक अमेजन की सेवाएं ठप हो गई थीं। भारत में दिवाली के दिन अमेजन के ठप हो जाने से हजारों उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि वे क्लाउड पर आधारित अपने एप्लीकेशन पर काम नहीं कर पा रहे। करीब 8 घंटे के बाद अमेजन ने बयान जारी किया कि सेवाएं फिर से सुचारू रूप से चालू कर दी गई हैं। शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो अलग अलग खाद्य पदार्थों से उपलब्ध हो पाते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी होने से प्रभावित होता है हमारा स्वास्थ्य। आयोडीन एक ऐसा ही पोषक तत्व है जिसकी शरीर में अगर कमी हो गई तो कई बीमारियां होने का खतरा होता है। वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आयोडीन की आवश्यक भूमिका के बारे में सभी को जागरूक करना,
साथ ही आयोडीन की कमी के होने वाले दुष्प्रभावों के विषय में सतर्क करना। आयोडीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता हर आयु के व्यक्ति को होती है। आयोडीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसके सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण रोल है थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट और थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में। अगर आयोडीन की कमी हो तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने T3 और T4 नामक हार्मोन्स को सही तरह से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। भारत की सरकार ने सन 1962 में ये निर्णय लिया था कि एक यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन किया जाए। इसका मतलब कि जो सॉल्ट, जो नमक हम यूज़ कर रहे हैं घर में, उसमें ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि उसमें आयोडीन से फोर्टिफिकेशन किया जाए। और आज की डेट में इंडिया में सभी घरों में ये आयोडाइज सॉल्ट यूज़ किया जा रहा है। आयोडीन के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। आयोडीन महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो गर्भावस्था में सहायक होता है। गर्भस्थ शिशु के विकास में उपयोगी होता है आयोडीन। शिशु के मस्तिष्क का उचित विकास आयोडीन द्वारा सुनिश्चित होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक कार्य में सुधार लाता है आयोडीन। जन्म के समय शिशु के सही वजन के लिए भी आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही थायराइड हार्मोन के संतुलन के लिए उपयोगी और सहायक होता है आयोडीन। गर्भवती महिला को आयोडीन डेफिशिएंसी है तो इसका बहुत खराब असर होने वाले शिशु पे आ सकता है और शिशु का जो थायराइड ग्लैंड है उसके डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से नवजात शिशु को कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें उसको थायराइड हार्मोन के लेवल्स कम होने के कारण उसके दिमागी डेवलपमेंट में या शारीरिक डेवलपमेंट में, दोनों में ही काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार अपर्याप्त आयोडीन के परिणाम स्वरूप थायराइड हार्मोन के उत्पादन में गड़बड़ी की वजह से उत्पन्न होते हैं। गर्भावस्था और प्रारंभिक शैशवावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर हम बड़े बच्चों की या अडल्ट्स की बात करें, उनमें भी आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हमें काफ़ी लक्षण मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आम तौर पे देखे जाने वाला लक्षण जो है उसको हम गॉइटर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गर्दन का एरिया जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे सूजन हो सकती है और कई बार ये अगर लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लंबे समय से आयोडीन डेफिशिएंसी है तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट का अपने रोज़मर्रा के खाने में प्रयोग करें तो हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो समाचार बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।